तो हेलो गाइस, वेलकम टू सीट एंड एजुकेयर। मैं कौशिक सर आपके लिए लेके आ चुका हूँ साइंस 2 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो कैसे हमारे रियल वर्ल्ड में हमें हेल्प करता है, फिर वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे रियल वर्ल्ड के लिए। ओके, सो बेसिकली हम लोग ये चैप्टर में ईवीएस के जो पार्ट्स हैं वो कवर करने वाले हैं। अब आपको तो ये पता ही होगा कि ईवीएस जो होता है, जैसे जो एनवायरमेंटल स्टडी, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए या फिर हमारे जीवन के लिए। ओके, सो उसी के ऊपर चलो हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं और ये जो हमारा पीवाईक्यू वीडियो के जो सीरीज चल रहे हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये जैसे कि मैंने आपको मार्क्स वाले वेटेज वाले वीडियो में बताया था, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स के मार्क्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का कितने मार्क्स के लिए आएगा। तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारा चौथा चैप्टर है वो टोटल 6 मार्क्स के लिए, एक सेकेंड, हाँ, बेसिकली वो कितना टोटल 6 मार्क्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है हमारे बोर्ड के पेपर में। ओके, सो ये जो 6 मार्क है ये मैं विथ ऑप्शन बता रहा हूँ। विथ ऑप्शन इन द सेंस क्या कि जैसे कि हमारा जो साइंस 2 का पेपर होता है वो होता है 40 मार्क का, बट अगर मैं उसमें सारे ऑप्शंस ऐड कर दूं, मतलब आपको ऑप्शंस भी तो आते हैं ना, तो अगर मैं सारे ऑप्शंस ऐड कर दूं तो आपके पास टोटल हो जाते हैं 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स से 60 मार्क में से जो 6 मार्क्स है वो ये चैप्टर में से आते हैं। ओके, सो बेसिकली आप इसको कम समझने की गलती ना करिए, क्योंकि ये चैप्टर भी इक्वली वेटेज रखता है बाकी सारे हमारे साइंस 2 के चैप्टर के साथ। ओके, सो शुरू करते हैं एक एक लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, और फिर धीरे धीरे करके सारे जितने भी कंसेप्ट है या फिर जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। बेसिकली हमारा ये पीवाईक्यू वीडियो का जो सीरीज है वो बनाने का मेन रीजन यही था कि जो बच्चे लास्ट टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो आंखें होती है 1 या 2 महीने पहले खुलती है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट वीडियो होगा। क्यों? क्योंकि उनका एक बार मतलब बोलते हैं ना, अपने स्कूल्स में इसका पढ़ा के तो हो ही गया चैप्टर, बट अब मैं इधर पे आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, वो सारे टॉपिक्स भी एक बार रिवाइज करके हो जाएगा। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात, जब भी आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा बाजू में टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। क्योंकि देखिए टेक्स्ट बुक का जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा है हमारे बोलते हैं ना स्टडीज में, या फिर हमारे जो स्कूल टाइम या फिर कोई भी टाइम आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, तो जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं या फिर जो बुक्स होते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है जब आप पढ़ने बैठ रहे हो। ओके, सो बेसिकली चलो आप बाजू में एक टेक्स्ट बुक भी खोल के रखा करो और सारे क्वेश्चंस को भी देखा करो, और जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड क्या टॉपिक हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है वो भी देखा करो। क्या होता है ना, जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे तो आपका एक बार वो गो थ्रू करके हो जाएगा, और फिर अगर उसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी एकदम आप आराम से बता दोगे। ओके, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जायंट स्क्विरल इज एन एग्जांपल ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, डैश थ्रेटेंड स्पीशीज। मतलब ये जो हमारा जायंट स्क्विरल्स है ये कौन सी स्पीशीज में आते हैं, एंडेंजर्ड में, रेयर में, डिटर्मिनेंट में, किस में आते हैं? तो बेसिकली चलो देखते हैं ये किस में आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें कि इसका पार्ट कहाँ पे है, तो एकदम लास्ट पार्ट में आपको ये देखने मिलेगा। कहाँ? ये देखिए, बेसिकली ये देखिए ये वाला पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। अच्छा, थ्रेटेंड स्पीशीज का मतलब होता है ऐसे स्पीशीज जो कि खत्म होने की कगार पे हैं या फिर लगभग खत्म हो चुके हैं। ओके, सो बेसिकली इसके अंदर जो हमारे जायंट स्क्विरल है वो आते हैं इंटरमीडिएट स्पीशीज में, इनडिटरमिनाइट स्पीशीज में। मतलब ये जो स्पीशीज है ना, ये अपने बिहेवियर के चलते क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। मतलब क्या है ना कि देखिए पहले जो प्राणी होते थे, पहले के जो ऑर्गेनिजम्स होते थे, उनके जीने का तरीका, उनके रहन सहन का तरीका वो कैसा था, अलग था, और वो टाइम के एनवायरनमेंट के हिसाब से सही था। बट आज के टाइम के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये जो प्राणी है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये अपने रहन सहन के तरीके या फिर ये जो बोलते हैं ना अपने जीने का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते ये क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो जायंट स्क्विरल जो है वो एक इनडिटरमिनेट स्पीशीज में काउंट होते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एपेक्स कंज्यूमर इज डैश। अब बेसिकली देखिए ये जो एपेक्स कंज्यूमर है
या फिर ये जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, ये क्या होता है? बेसिकली ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। इकोसिस्टम, अब आप बोलेंगे इकोसिस्टम क्या होता है? बेसिकली इकोसिस्टम एक ऐसा, एक बोल सकते हो एक ऐसा बोलते हैं ना, छोटा सा एक हिस्सा है हमारे एनवायरनमेंट का, जिसके चलते जो हमारी जो लाइफ है वो एकदम फ्लुएंटली चल पाती है। एक स्मॉल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा। अब सपोज कीजिए जो लैंड है, मतलब जो जमीन है, मान लीजिए कि खेती हो रही है और खेती के बाजू की जमीन है। अब उधर के इकोसिस्टम को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो सन की लाइट है वो कौन ले रहा है? वहां पे जो क्रॉप्स उग रहे हैं वो क्रॉप्स ले रहे हैं, बराबर। अब वो क्रॉप्स को फीड कौन मतलब बोलते हैं ना, वो क्रॉप्स को कौन खा रहा है? तो क्रॉप्स को कौन खा रहा है? ग्रास होपर्स या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, वो क्रॉप्स को खा रहे हैं। अब क्रॉप्स को वो खा रहे हैं, तो बेसिकली जो एनर्जी सन की थी वो पहले कौन लिया? क्रॉप्स ने लिया। अब वो जो एनर्जी क्रॉप्स के अंदर आई उसको किसने लिया? उसको ये इंसेक्ट्स ने लिया। अब वो जो इंसेक्ट्स है उनको कौन खाएंगे? फ्रॉग खाएंगे। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक्स खाते हैं। स्नेक्स को कौन खाता है? ईगल खाता है। और ईगल का क्या होता है? बेसिकली ईगल का कोई हंटिंग नहीं करता, बट क्या होता है, ईगल अपने आप जब उसकी डेथ होती है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? ईगल, फ्रॉग, स्नेक और ग्रासहोपर। अब इनमें से जो सबसे ऊपर आता है, मतलब बोलते हैं ना जिसको कोई मारने वाला नहीं है, वो अपनी मौत खुद से मरता है, तो बेसिकली वो कौन है यहाँ पे? वो यहाँ पे है ईगल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या? द एपेक्स कंज्यूमर इज ईगल, क्योंकि उनको मारने वाला कोई नहीं है, वो अपने आप ही खत्म होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द रेयर स्पीशीज इज डैश। अब रेयर स्पीशीज के बारे में पूछा गया है। रेयर मतलब ऐसी स्पीशीज जो पहले से ही बहुत ज्यादा कम है। ओके, सो बेसिकली रेयर स्पीशीज में हमारे कौन आते हैं? रेड पांडाज आते हैं, जो बेसिकली उनका जो मतलब बोलते हैं ना, उनका जनरेशन ही कम हो रहा है। जैसे अभी देखिए, व्हाइट टाइगर हो गए, जो ब्लैक पैंथर्स हो गए, ये जो स्पीशीज है ना, ये क्या होते हैं ना, ये फ्रिक्वेंटली नहीं होते। ये बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा आप ढूंढोगे तो जाके आपको मिलेंगे, तो इसीलिए इनको हम रेयर स्पीशीज में कंसिडर करते हैं। ओके, सो ये हमारे जो रेड पांडा है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा और ये उसका आंसर है। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरिलेशन वाला। क्या? कंप्लीट द कोरिलेशन। अच्छा, कोरिलेशन का मतलब होता है कि आपको एक टॉपिक दिया है, उससे रिलेटेड एक शब्द दे दिया है, तो आपको उससे मतलब बोलते हैं ना अंदाजा लगाना है कि जो आपका अगला टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका वो क्या होगा, शब्द क्या होगा, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ जो टॉपिक होगा वो क्या होगा। तो चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है वेस्टर्न घाट एशियाटिक लॉयन, मतलब जो वेस्टर्न घाट होते हैं वहां पे कौन ज्यादा पाए जाते हैं, क्या ज्यादा पाए जाते हैं? एशिया के लॉयंस, मतलब जो नॉर्मल जो लॉयंस होते हैं ना वो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। ओके, वेस्टर्न घाट मतलब किधर? हमारे महाराष्ट्र का जो इलाका है, जो महाराष्ट्र के यहाँ के घाट्स हैं उसे हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। तो वहां पे ये एशियाटिक लॉयन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और उनको प्रिजर्व करके उनको बचाया भी जाता है बहुत ज्यादा। एंडेंजर्ड स्पीशीज में उन्हें भी कंसिडर किया जाता है। और दूसरा हमारा क्या बोला है? सुंदरबन सेंचुरी। सुंदरबन सेंचुरी जो है ना, वहां पे क्या पाए जाते हैं वो हमें पूछा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे देखिए एक आपको पैराग्राफ है, क्या? 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेस ऑफ द कंट्री, कि मतलब हमारे कंट्री के जो 3 एंडेंजर्ड प्लेस है जहाँ पे ना ये एंडेंजर्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड मैंने आपको 2-3 बार बोला, इसका मतलब क्या? कि ऐसे एनिमल्स जो कि डेंजर में, जो कि खत्म होने वाले, एक्सटिंक्ट होने वाले, तो ऐसी स्पीशीज को या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एंडेंजर्ड एनिमल्स या फिर एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या है, आपका वेस्टर्न घाट का बता दिया। देखो वेस्टर्न घाट में आपके क्या पाए जाते हैं? एशियाटिक लॉयन, वाइल्ड बाइसन, ये सब पाए जाते हैं। अब हमारा दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा सुंदरबन। तो सुंदरबन में आपको क्या पाए जाते हैं? देखिए बेसिकली सुंदरबन में वो रिजर्व क्या करके रखते हैं हम लोग? बंगाल टाइगर्स को रिजर्व करके रखते हैं। किसको रिजर्व करते हैं? टाइगर्स को। ठीक है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, और उधर पे बंगाल टाइगर्स को क्या किया जाता है? रिजर्व करके रखा जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? टाइगर। ओके, सो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? मैच द फॉलोइंग करेक्ट पेयर, मतलब आपको मैच द फॉलोइंग बताना है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया आपको? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट।
अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये ना आपको एक तरह के कंफ्यूजिंग मतलब बोलते हैं ना कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्या कि अब देखिए आप ज्यादातर क्या देखोगे साइंस 2 में, थियरी को देखते जाओगे, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको देखोगे, बट ये डेट्स वेट्स याद आ गया ये तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि तो हम हिस्ट्री में आ गए, हिस्ट्री का हम पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा एक बोलते हैं ना एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है लोगों के अंदर। सो बेसिकली इसको अगर दूर करना है ना, तो मैंने आपको क्या बोला था वही कि आप टेक्स्ट बुक रेफर करो, जितना आप टेक्स्ट बुक रेफर करोगे उतना अच्छे से आप इसके आंसर को बता पाओगे। तो बेसिकली अब देखो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, और ये लाया गया था 1980 में। कहां पे? 1980 में लाया गया था। अब आप पूछोगे सर ये तो आपको पता था तो आपने बता दिया, हमें कहां मिलेगा? तो मैं आपको बताऊं, देखो यहीं पे इसका एक पैराग्राफ है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन एकदम अच्छे से और एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई है। ये देखिए क्या, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लाया गया था? 1980 में लाया गया था। कब? 1980। कुछ ज्यादा ही मैंने वो कर दिया, ये देखिए 1980 में लाया गया था। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्या? बायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, अब मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज बायोटिक? अब देखिए हमने बचपन से ये दो कंसेप्ट पढ़े, क्या? बायोटिक और अबायोटिक। तो मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, बायोटिक मतलब जिंदा, बायो मतलब जिंदा, और अबायोटिक मतलब जिसके अंदर जान ना हो, नॉन लिविंग। ओके, सो अब चलो ऑप्शंस को देखते हैं और इसका आंसर ना मुझे आप कमेंट में बताएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है सॉइल, प्लांट, सनलाइट। अब इनमें से जिंदा कौन है, किसके अंदर लाइफ है? देखिए अब आपको तो पता है इसका आंसर क्या, और मुझे भी पता है, तो चलो इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो। ओके, मैं फिर भी अंडरलाइन कर दे रहा हूं आंसर की ओर, जिसने देखा उसका भला, जिसने नहीं देखा वो कमेंट करो। चलो आगे देखते हैं। आगे अभी हम लोग आ जाते हैं अपने थियरी क्वेश्चंस की ओर। देखिए मैंने जैसे कि बोला जो साइंस जो है ना वो ज्यादातर थियरी से भरी हुई है, यहाँ पे आपको ज्यादा सम्स या फिर ज्यादा डेरिवेशन देखने नहीं मिलेंगे, ज्यादातर आपको थियरी क्वेश्चंस ही देखने मिलेंगे। तो चलो उस पे ही थोड़ा ज्यादा फोकस कर देते हैं, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो पावर जनरेशन प्लांट होते हैं ना, जिधर से पावर जनरेट किए जाते हैं बेस्ड ऑन क्या, नेचुरल गैस, ये क्या होते हैं, इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली होते हैं। ये इसका एक एग्जांपल आप दीजिए या फिर इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब पहले ये समझ लीजिए कि पावर जनरेशन मतलब क्या। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं पावर को जनरेट कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं वहां क्या जनरेट कर रहा हूं, मैं वहां क्या जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे जो बेसिक पावर है, जो बेसिक पावर की नीड हमें पूरी कर रहा है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम पे हमारे पावर की नीड को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। ओके, सो जब भी मैं पावर जनरेशन बोलूंगा तब आप ये समझ लो कि हम क्या जनरेट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल गैस, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, नेचुरल गैस। तो बेसिकली अब ये नेचुरल गैस से जो पावर जनरेशन है हमें ये बताना है कि वो कैसी है, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मतलब इकोसिस्टम में उसका कोई भी असर नहीं पहुंचता। तो चलो देखते हैं। अब नेचुरल गैस मतलब क्या, नेचुरल गैस मतलब आप सपोज कीजिए जो आपके एनिमल हस्बेंड्री से जो वेस्ट निकल रहा है, जैसे कि जो आपके काउ डंग हो गए, या फिर जो खाने पीने वाली जो चीजें मतलब बोलते हैं ना, सब्जियों के छिलके, ये सब जो आपके वेस्ट निकलते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, उसको क्या करते हो आप, एक जगह पे जमा करते हो और उसको ना सड़ाते हो, उसको फर्मेंटेट करते हो और ज्यादा मतलब सड़ाते हो। उसमें से जब जो गैस निकलती है, जो एक गैस रिलीज होगी ना, बेसिकली कोई भी चीज को आप सड़ाओगे तो एक गैस रिलीज होगी, तो बेसिकली वो जो गैस रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। अब जब उसके मदद से जब हम क्या बना रहे हैं, एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या, पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस। तो बेसिकली ये इको फ्रेंडली है, हाँ है, इको फ्रेंडली है ही ना। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ले रहे हैं और उससे एनर्जी बना रहे हैं, तो एक तरह से तो इको फ्रेंडली हो गया, हमारे एनवायरमेंट में इसका कोई असर नहीं पहुंच रहा। ओके, सो ये इसको आप एकदम बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मुलई पयंग। अब जादव मुलई पयंग है कौन, पहले उनके बारे में देखते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं, जिन्होंने ना हमारे कंट्री के अंदर बेसिकली हमारे कंट्री के अंदर ये लोगों को सिखाया कि वो ना कैसे, मतलब बोलते हैं ना,
आप भले छोटे जगह से हो या फिर आप अकेले हो, आपके साथ कोई लोग नहीं है काम करने, बट आप अकेले रह के कैसे ना अपने बोलते ना देश को सुधार सकते हो या फिर देश के डेवलपमेंट में एक कदम रख सकते हो, ये इन्होंने सिखाया। अब बेसिकली इनकी स्टोरी क्या थी, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जादव मोलाई की स्टोरी क्या थी। बेसिकली ये आसाम के एक फार्मर है जो कि बहुत ज्यादा मतलब गांव में ही रहे हैं, और इनका जो पूरा बेसिक ऑक्यूपेशन था वो था फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग करते समय इन्होंने ये पाया कि आसाम में से ना धीरे धीरे जो फॉरेस्ट है या फिर जो पेड़ पौधे वो कम होते जा रहे हैं। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि इन्होंने ना पेड़ लगाने चालू किए। बेसिकली इन्होंने शुरुआत में कुछ एक एरिया सिलेक्ट किया था और उसमें पेड़ लगाया था। बाद में इन्होंने धीरे 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 करके इतने सारे पेड़ लगाए कि वो एक पूरा जंगल आज तैयार हो गया है, कहाँ पे, आसाम के अंदर। तो इनकी जो स्टोरी है उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में सोचे, ठीक है, अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में कुछ हमें करना हो तो हम अकेले भी कर सकते हैं। बस आपको क्या चीज लेने की देर है, इनिशिएटिव लेने की देर है। मतलब अगर आपने एक इनिशिएटिव लिया तो वो बहुत, वो बोलते हैं ना, जो काम है वो आपका ऑटोमेटिकली होता जाएगा। बस आपको क्या करना है, वही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको यहाँ बताना है कि इनकी स्टोरी से आपको क्या सीख मिली। आपको एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो एक मोटिव मिला या फिर जो एक मोटिवेशन ये चीज का मिला कि हम पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, बट उसको धीरे धीरे बड़ा करना, उसका देखभाल करना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमें इनकी स्टोरी से सीखने मिलता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, एक्सप्लेन द मीनिंग, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। अब ये जो सिंबल्स है ना, इनके मीनिंग बताने। बेसिकली 3 मार्क का क्वेश्चन है और इसीलिए इसमें आप मार्क स्कोर कर सकते हो। अब ये पहला क्वेश्चन क्या है, पहला आपको सिंबल क्या दिखा रहा है, इससे आपको क्या समझ रहा है, इससे हमें बस इतना समझ रहा है कि हमें ना आजू बाजू कचरा नहीं फेंकना है। अगर हमारे पास कोई वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल जमा भी हो रहा है तो उसको हमें कहाँ डालना है, उसको हमें डालना है डस्टबिन के अंदर। किधर डालना है, डस्टबिन के अंदर। तो इसी चीज को आपको एक्सप्लेन कर देना है क्या, कि अगर हमें अपने आजू बाजू पोल्यूशन को रोकना है, हमारे एनवायरमेंट को एकदम अच्छे से लंबे समय तक लेके जाना है, तो हमें क्या करना है, हमें पोल्यूशन को कम करना है या फिर उसे बढ़ने से रोकना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम डस्टबिन या फिर अच्छे जगह पे क्या करें, डिस्पोज करें। ठीक है, तो ये इधर से आपने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा आपका सिंबल है साइकिल वाला। अच्छा, अब ये साइकिल वाले सिंबल से आपको क्या समझ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है? देखो एकदम सिंपल है। इसका अर्थ ये है कि जो आज के टाइम पे हम लोग जो प्राइवेट व्हीकल्स यूज कर करके जो इतना पोल्यूशन हमने बढ़ाया है, ठीक है, जितने पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एयर पोल्यूशन में जितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ऐसे व्हीकल्स जिसमें से ये जो एयर पोल्यूशन होता है या फिर ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ना निकले, ना प्रोड्यूस हो रहे हो। तो उनको यूज करने का एक बोलते हैं ना एक वो बताया आपको कि ये सिंबल, अगर ये सिंबल हमें यही बताता है कि हम उनको यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारे एनवायरमेंट को क्या कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। ओके, साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका ये देखिए ये वाला, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं क्या, जल है तो कल है, सेव वाटर सेव वर्ल्ड। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो पानी होता है उसको हमें क्या करना है, एकदम संभाल के यूज करना है। एक एक बूंद के पानी का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। तो उसी को ये जो सिंबल है वो दर्शा रहा है कि आज के टाइम पे अगर हम एक बूंद पानी वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आगे वो जो बूंद हम वेस्ट कर रहे हैं अभी, वो आगे जाके हमारे बच्चों को ना मिले वो पानी। ठीक है, तो बेसिकली ये इधर से पता चल रहा है आपको। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, व्हाट इज एनवायरनमेंट, राइट टू टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट क्या होता है, ये जो हमारे आजू बाजू का आप देखो माहौल होता है ना, जो आजू बाजू का जो नेचर होता है, जो माहौल होता है, उसी को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि हमें बताना है कि एनवायरनमेंट बोलते हैं ना कितने टाइप्स के, टाइप्स भी बताने हैं हमने एनवायरनमेंट के। चलो आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे एकदम अच्छा सा उसका एग्जाम्पल दिया है आपको। पहले तो यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में आपको बताया, और फिर देखिए यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके गया है, दिया है कि कितने मतलब बोलते हैं ना आर्टिफिशियल, देखिए कितने तरह के एनवायरनमेंट है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट और एक नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए टाइप्स आपको यहाँ पे दिए गए, क्या, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट और एक नेचुरल एनवायरनमेंट। चलो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब गर्मी के दिनों में आपने नोटिस किया होगा बाहर कितनी तेज धूप रहती है। ठीक है, तो अब वो जो बाहर वाली तेज धूप है वो क्या है, आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। अब वहीं जब आप घर के अंदर आते हो, आपने खिड़की दरवाजे बंद करके क्या चालू किया है, एसी चालू किया है, अंदर का माहौल कैसा है,
ठंडा। तो ये जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, क्योंकि वो तो हमने एसी की मदद से बनाया ना। और जो बाहर का एनवायरनमेंट है जो एकदम धूप वाला है, गर्म एनवायरनमेंट है, वो क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इधर ही आप एकदम अच्छे से क्या कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है। ठीक है, एकदम सिंपल बेसिक एग्जांपल है, उसी चीज को आप एक्सप्लेन कर दो इधर। कितना मार्क्स, 2 मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगे। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है भाई, एक और सेम क्वेश्चन, क्या कि आपको क्या सारे जो मतलब वो दिए हैं, सिंबल्स दिए हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। पहला ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब है रीयूज करना, रिसाइकल करना कोई भी चीज को। मतलब अब सपोज करो हमारे जो प्लास्टिक बॉटल्स हम लोग आजकल यूज करते हैं पानी पीने के लिए या फिर अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के लिए, क्या कर सकते हैं हम लोग, वो जो प्लास्टिक बॉटल्स है ना उन्हें जमा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको वापस से यूज में ला सकते हैं, या फिर वापस से उन्हें हम लोग बोलते हैं ना उसको यूज करके उसके सेम प्लास्टिक बॉटल वापस बना सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है कि हम लोग जो पुराने बॉटल है उनको यूज करके नए बॉटल बना रहे हैं, इसी को हम रिसाइकल या फिर रीयूज बोलते हैं। ओके, सो ये सिंबल हमें ये बताता है। दूसरा जो हमारा सिंबल है वो क्या बताता है, एक पानी का से वो दे दिया है और क्या बोला है, नल बंद कर रहा है, मतलब वही सेव वाटर, कि पानी बचाओ दुनिया बचाओ। नेक्स्ट आपका है, ये जो दिया है ना, ये क्या होता है मान लेगा, ये होता है आपका सोलार पैनल। अब ये इधर ये सिंबल का मतलब होता है कि ना हमें एनर्जी जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ सोलार, मतलब विद द हेल्प ऑफ सन। सन की मदद से जो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, सन की मदद से जो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी को हम सोलार एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल आपका इंडिकेट कर रहा है किस पे, सोलार एनर्जी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो सिंबल है ना इसका मतलब होता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को बचाना। तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे कैसे करके एनर्जी को बचा सकते हो। ठीक है, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। जो आज के टाइम पे तो मतलब आप बचा, जो आज के टाइम पे आप एनर्जी बचाओगे वही तो जाके आगे जाके आपके ऑफस्प्रिंग्स या फिर आपके बच्चों को यूज होंगी। क्योंकि देखिए आज हम जो एनर्जी बचाएंगे ना, जैसे अभी आज मैंने अगर थोड़ी एनर्जी बचाई तो वही एनर्जी मैं कल यूज करूंगा, तो मैं कल जो यूज करता वो मेरे अगले के लिए, अगले दिन के लिए आ जाएगा। फिर ऐसे कर करके अगर मैं रोज एनर्जी बचा रहा हूँ तो वो मेरे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो बेसिकली ये सिंबल से आपको यही समझना है। ठीक है, लास्ट वाला सिंबल ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या, कि हमें ऐसे व्हीकल्स का यूज करना है जिसके चलते जो एयर पोल्यूशन कम हो और जो हमारा एनवायरमेंट रहे वो कैसा रहे, सेफ रहे। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस देखिए, अगर ना आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। क्यों, क्योंकि कैसा होगा ना, जैसे आप ये सब चीजें करेंगे ना तो ये हमें एक मोटिवेशन का काम करेंगे और हम लोग ना ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। देखिए अभी तो हम लोग पीवाईक्यू के सारे सीरीज चला रहे हैं, बट इसके बाद हमने ये सोचा है कि हम लोग वन शॉट वीडियोस लाएंगे। तो बेसिकली कौन से वीडियोस आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप अगर कमेंट करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा और फिर हम लोग वैसे वीडियोस आपके लिए लेके आ पाएंगे, वन शॉट वाले। ओके, सो प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें और लाइक और शेयर तो जरूर कर दें। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। वही जो हमने यहाँ पे सिंबल देखा उसी को यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होता क्या है। चलो मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का पैराग्राफ यहाँ पे आपको गिवन है। ये देखिए, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी के बारे में आपको लिखना है। इधर बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि जो अर्थ है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, या फिर अर्थ के लिए एनर्जी कितना ज्यादा रिक्वायर्ड है और आगे जाके वो एनर्जी हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कितनी जरूरी है, ये सब चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्या, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट। अब क्या हमें बताना है ऐसे फैक्टर जो कि एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए ये सारे जो फैक्टर्स है ना, क्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारे जो फैक्टर्स है क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को खराब करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अगला गिव रीजन आपको पूछा है क्या, ह्यूमन हैव अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस। अब जो हम ह्यूमन है
उनका कितना बड़ा रोल है इस एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं तो देखा जाए ना तो हम ह्यूमंस ही हैं जो इस समय पे ये जो पृथ्वी है या फिर ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उस पे क्या कर रहे हैं, एक एपेक्स लेवल पे बैठे हैं। तो हमारा बहुत बड़ा रोल होता है इस एनवायरनमेंट को संभाल के रखने में, उसको बचा के रखने में। ठीक है, बेसिकली यार देखिए ह्यूमंस का ये जो मैंने आपको पैराग्राफ दिखाया था, क्या, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर ये पार्ट को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ह्यूमंस का कितना बड़ा रोल है एनवायरमेंट को सेव करने के लिए। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन कंसेप्चुअल चार्ट। अभी जो आपका कंसेप्ट चार्ट है, क्या, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडियो पोल्यूटेंट ऑन ह्यूमंस। अच्छा देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ये बहुत लोगों को मतलब बोलते हैं ना सर खा जाएगा। बहुत लोग ऐसे होंगे ना जो इसको देखे ही नहीं रहेंगे कहीं पे। अगर आप पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू करके लोगे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें भी आपको ये नहीं मिलेगा। मैं बताऊं, है ये टेक्स्ट बुक का ही, बट ये आपको कहाँ मिलेगा बताऊं, चलो दिखाता हूं। आपको ये मिलेगा, देखा, मुझे भी एक बार ढूंढने में टाइम लग गया। चलो रुको आपको दिखाता हूँ, यही आपको टेक्स्ट बुक में मिलने वाला है। एक मिनट, हाँ ये देखिए, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये जो डू यू नो वाला बॉक्स है ना उसके अंदर है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और देखिए इधर उसके इफेक्ट्स लिखे। अब यही इफेक्ट्स को क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। अब देखो, जो मतलब जिन्होंने 2023 में पेपर दिया था, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, वो सारे बच्चे, मैं बोल रहा हूँ 100% लिख के दे रहा हूँ, चकरा गए होंगे। उनको समझा ही नहीं होगा इसका आंसर लिखना क्या है आपको। उन्होंने जो रेडिएशन बचपन में कभी पढ़ा रहेगा ना, जो थोड़े एक दो वर्ड्स आ रहे होंगे वो उन्होंने डाल दिया होगा। बट इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बड़े बड़े मतलब अक्षरों में लिखा गया है। लोग इसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बोला है, क्या, कि आपको डू यू नो वाले बॉक्स, जितने कंसेप्ट वाले चार्ट, जितने कंसेप्ट चार्ट वाले वो हैं, डायग्राम्स है, उन सबको आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से प्रिफर करना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं 100%। आप खुद देख रहे हो कि पीवाईक्यू के अंदर उनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्रैक्टिस करो एक एक दो दो बार। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका राइट है शॉर्ट नोट, किस पे, द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप्स होते हैं उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो आ जाओ, पहले आपको बायोडाइवर्सिटी दिखा दूं क्या होता है, फिर उसके ऊपर के टाइप्स देख लेते हैं। बेसिकली हाँ, ये देखिए यहाँ पे आपको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स कितने हैं ये देखिए। अगर मैं आपको बताऊं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब पहले मैं आपको बता दूं कि डाइवर्सिटी मतलब क्या। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, मतलब कि कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कितने सारे स्पीशीज आपके पास प्रेजेंट है, उसको आप डाइवर्सिटी बोलते हो। ठीक है, कि मतलब किसी चीज के अंदर कितने वेरिएशन प्रेजेंट है। अब सपोज करो जैसे वीवो, वीवो का फोन है, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट आएंगे, वीवो V1, वीवो V2, ऐसे करके बहुत सारे वेरिएंट है। तो ये जो वेरिएंट आपके निकल रहे हैं, इसी को मैं क्या बोलूंगा, डाइवर्सिटी बोलूंगा। ठीक है, यही बोला है कि आपको पहले बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, पहले आपको उसको एक्सप्लेन करना है, और कितने तरह की है उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली इससे आप एकदम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि कितने तरह की बायोडाइवर्सिटी हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए आपको टाइप्स भी एकदम अच्छे से गिवन है। ठीक है, इसको आप रेफर करोगे एकदम अच्छे से आप इसका आंसर फ्रेम कर लोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, राइट 4 एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी। तो सेम वही पैराग्राफ जो मैंने आपको अभी निकाल के दिया था, ये वाला, इसको एकदम अच्छे से आपको ये 4 इफेक्ट्स आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना है, जो कि आपको 2 मार्क के लिए इधर पूछा गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो, क्या बोला गया अब आपको, मतलब बोलते हैं ना चार्ट्स और वो दे दिए हैं, और ये 5 मार्क मतलब टोटल, हाँ बेसिकली 5 मार्क का क्वेश्चन अभी आपको पूछ दिया है। 5 मार्क का क्वेश्चन कैसा होता है मालूम है क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया और उसको ही आपको एक्सप्लेन करना है 5 मार्क के लिए। ज्यादातर आपको ऐसा ही दिया जाता है कि 2 मार्क के लिए डायग्राम, 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, और 1 मार्क का एक क्वेश्चन, ऐसे करके 3 या 4 क्वेश्चन आपको गिवन रहेंगे, और उसको 5 मार्क में डिवाइड कर देंगे। तो आप ऐसे 5 मार्क के आंसर लिखोगे। ठीक है, तो ये भी कुछ उसमें से एक है, क्या, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। अब थ्रेटेंड स्पीशीज, कितने तरह के थ्रेटेंड स्पीशीज है, थ्रेटेंड मतलब जिनको खतरा है। तो देखो हमने यहाँ पे देखा था ना, ये देखो,
यहाँ 4 तरह के थ्रेटेंड स्पीशीज है, क्या? एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, वनरेबल स्पीशीज और इनडिटरमिनेट स्पीशीज। ये देखिए, ये 4 तरह के स्पीशीज आपको यहाँ लिखना है। ये आपका 2 मार्क कंफर्म हो गया। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व, गिव एनी 4 पॉइंट। मतलब आप बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हो, ठीक है, उसके 4 पॉइंट्स दे दो, वो आप बताओ, एकदम सिंपल आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और थर्ड वाला क्या है? कलर ऑफ द पेज इन द रेड लिस्ट। अच्छा, अब ये रेड लिस्ट क्या है? रेड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जो कि यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा दी गई है, और उसके अंदर ना जो ऐसी स्पीशीज है जो खत्म होने वाली है या फिर जो बहुत ज्यादा खतरे में पहले थी अब ठीक है, उनका ना एक लिस्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या पूछा गया कि कितने कलर्स होते हैं? तो बेसिकली 2 कलर है। एक है आपका क्या, देखो रेड लिस्ट वाला इधर ये पेज, एक है आपके पिंक पेजेस और एक है आपके कलर का क्या, ग्रीन पेजेस। अब देखो पिंक पेजेस के अंदर उन स्पीशीज के नाम है जो कि अभी भी खतरे में है, रिसेंटली, मतलब रिसेंटली जो खतरे में है, जो खत्म होने वाले हैं या फिर खत्म हो सकते हैं, उनका नाम है। और ग्रीन पेजेस में ऐसे स्पीशीज का नाम है जो पहले खतरे में थे बट आज के टाइम पे कैसे है, अभी के टाइम पे वो सेफ है, ठीक है। तो ये उधर पे एक्सप्लेन किया है। चलो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। फिर से मैंने बोला अगर चार्ट्स करोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये देखो, अगर ये बोलते हैं ना ये वाला पैराग्राफ आपने अच्छे से कर लिया तो ये एकदम इजीली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला था ये जितने भी चार्ट्स है, फ्लो चार्ट है, आपको एकदम अच्छे से करके जाना है, ओके। तो चलो लास्ट में वापस से वही वो एग्जांपल्स दे दिए है, मतलब क्या कि सिंबल दिया है और उसके बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करना है, 1-1 मार्क के लिए 3 मार्क का वो क्वेश्चन हो गया। फिर ये इकोसिस्टम का फूड चेन बनाना है, एकदम सिंपल। ग्रास मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास होपर खाएगा, ग्रास एच लिख दे रहा हूँ, ग्रास होपर। फिर ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है, ईगल। ईगल क्या होगा, ईगल जब डेथ होगा तो किधर जाएगा, वापस से सॉइल में जाएगा, और सॉइल में क्या उगेगा, वापस से ग्रास उगेगा। तो ये जो फूड चेन है क्या रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बेसिकली देखा जाए तो ईगल वाला जो पार्ट है ना, उधर पे आपका क्या आएगा, मान लो उधर आएगा डीकम्पोजर्स, मतलब पर वो डीकम्पोजर्स होते हैं सॉइल के अंदर ही है, तो इसीलिए मैंने वहां पे सॉइल लिखा है। बट अगर आप नॉर्मल आंसर लिखोगे तो वहां पे डीकम्पोजर्स लिखना। क्या, रुको मैं लिख ही देता हूँ। पूरा ही मिट गया, छोड़ो। यहाँ पे आप भले क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे डीकम्पोजर्स लिखिए। ओके, सो बेसिकली आपका इधर पे कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चार्ट। अब लास्ट का आपका क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, राइट एनी 4 स्टेप टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। जो हमारे जितने भी लिविंग बींग्स है उनके अंदर जितने वेरिएशंस है, जितनी विविधता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और आपको ऐसे 4 स्टेप्स लिखने हैं, फिर 4 टाइप वो लिखने हैं, तरीके लिखने हैं, जिससे आप ये बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो या फिर इसको सेव कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। सो आज हमारा ये चौथा चैप्टर खत्म हो गया है। आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ चौथे चैप्टर पे। अब आगे के जो वीडियोस है वो भी आपके लिए जल्दी मैं ला दूंगा, और जैसे कि मैंने बोला प्लीज हमारे चैनल पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस और लेके आऊं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।